मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहा है ना, वो एक पेन पेपर लेके बैठे ताकि वो अपने नोट्स बना ले और बाद में उसको क्लैरिटी हो कि हाँ ये करना और ये नहीं करना। तो अगर हम मतलब घर की बात करें तो राइट पोजीशनिंग अपने खुद की रूम की, गेस्ट रूम की, किचन की, ड्राइंग रूम की, अपने वॉर्डरोब की क्या होनी चाहिए? इन 3 दिशाओं में आप सो नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। और अगर हम बात करें रेंटल हाउसेस की, वहाँ पे काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि उनका जो प्लेसमेंट है रूम्स की वो कहाँ पे है। अगर किसी का जो प्लेसमेंट है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट पर है जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो उसको वो कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आपके घर में साउथ की डायरेक्शन में आपका ड्राइंग रूम है, आप अपने सोशल सर्कल में, अपने परिवार में एक्सट्रीम में फेमस हो जाओ। और हम अगर बात करें ऑफिस की, तो वहाँ पे सबसे आइडियल लोकेशन क्या होनी चाहिए केबिन्स की? साउथ में बैठने वाले को प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है, तो कोई भी काम आप करोगे, आप बजरंगबली का नाम लेके करो, आपका काम बहुत ज्यादा स्पीड से होगा। Hi everyone. In today's podcast, we have called Mr. Abhishek, who is a very renowned Vastu expert. We will talk about Vastu, its origin, and what all it unfolds. So stay tuned. So thank you so much Abhishek जी, आप most मेरे welcome। पॉडकास्ट में आए और मुझे पूरा है उम्मीद कि आज के पॉडकास्ट से लोगों को बहुत ज्ञान मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। सो अभिषेक जी, वास्तु एग्जैक्टली होता क्या है और इसका ओरिजिन क्या है? वास्तु बेसिकली, आज मैं ये बोलूंगा कि कोई भी ऐसी साइंस जो आपकी लाइफ को बेहतर बना दे, वो वास्तु है। क्योंकि क्या है ना, मैंने अपनी लाइफ को इस साइंस के थ्रू बेहतर होते देखा है। तो अगर आप इसको अपनाते हो तो ये आपकी लाइफ को बेहतर बनाती है। और बेसिकली लाइफ क्या है? लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक है। और वास्तु क्या है? वास्तु एक ऐसी साइंस है जो किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी स्पेस में 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने का काम करती है। तो अगर आपकी बिल्डिंग में 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं तो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है और आप लाइफ में मजे करते हो। और इसका ओरिजिन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 12,000 साल पुरानी साइंस है। पूर्वजों से, राजा महाराजाओं से, कृष्ण काल से चलती हुई आ रही है। आपने श्री कृष्ण देखा है? हाँ जी, हाँ जी। एपिसोड्स जो आते हैं उसमें जब सुदामा जी कृष्ण के पास आते हैं उनसे मिलने, तो जब कृष्ण सुदामा को बोलते हैं क्या चाहिए, तो वो मना कर देते हैं कुछ नहीं चाहिए। वो चावल का दाना रखते ही उस एपिसोड में क्या एक वाक्य है, एक इंसिडेंट है, कृष्ण जो है ना वो विश्वकर्मा प्रकाश जी को बुलाते हैं, ठीक है, विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं। और लॉर्ड विश्वकर्मा जो हैं वो धरती के, संसार के वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट हैं। और जितने भी लेबर आपने देखा होगा ना, विश्वकर्मा डे पे उनकी पूजा की जाती है। तो कृष्ण जी जो हैं वो विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, एक डायलॉग है कि सुदामा नगरी जो है इसको वास्तु के हिसाब से ऐसा डिजाइन कर दो कि जो भी व्यक्ति इस घर में, इस नगरी में रहे, वो लाइफ में ग्रो करे। सो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 की जो वास्तु है वो 5 एलिमेंट से बनते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उनसे वास्तु बनता है। उनसे ही वास्तु बनता है। आप भी उनसे बने हो, मैं भी उनसे बना हूं। संसार की हर चीज पंच तत्व के कॉम्बिनेशन से बनी है। क्या ये कहना ठीक है कि ये जो 5 एलिमेंट्स है, अगर ये बैलेंस्ड है तो आपको लाइफ में सक्सेस मिल जाएगा? सक्सेस मिलेगी ही तभी जब ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस होंगे। और अगर इम्बैलेंस है फिर? इम्बैलेंस है तो आप स्ट्रगल करते रहोगे लाइफ में। और उसमें मतलब हेल्थ भी आ गया, प्रोफेशनल भी आ गया, पर्सनल भी सब आ कुछ गया। आ गया जी। तो इसका एग्जैक्ट सीक्रेट क्या है कि अगर हमको 5 एलिमेंट बैलेंस आउट करने हैं? देखो, कम शब्दों में अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताए हैं ना, वास्तुशास्त्र में ये 5 एलिमेंट्स अलग अलग दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्दर्न साइड में कुछ दिशाएं हैं, कुछ ईस्टर्न साइड में, कुछ सदर्न साइड में और कुछ वेस्टर्न साइड में। टोटल जो चक्र है वो 16 दिशाओं का चक्र है। उनमें कुछ दिशाएं वाटर एलिमेंट की हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये 4 दिशाएं वाटर एलिमेंट की हैं। ईस्टर्न साइड वाली एयर एलिमेंट की हैं। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ये फायर एलिमेंट की हैं। साउथ साउथ वेस्ट ये अर्थ एलिमेंट की हैं। और वेस्टर्न साइड की जितनी भी दिशाएं हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, वो स्पेस एलिमेंट की हैं। ये अलग अलग दिशाएं हो गई। बिल्कुल शॉर्ट और क्रक्स में अगर हम बात करें तो अगर अपनी दिशा में अपनी चीज होगी, अपना एलिमेंट होगा, तो लाइफ बैलेंस रहेगी। अगर किसी भी गलत दिशा में गलत एलिमेंट आ जाए तो इम्बैलेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन मैंने आपको बताया वाटर एलिमेंट की है। फायर क्या है? फायर और वाटर आपस में क्या है उनका रिलेशन? अगर आप आग पे पानी डालोगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। तो वाटर और फायर को 5 एलिमेंटल थ्योरी में एनिमी एलिमेंट्स माना जाता है।
ये दुश्मन है एक दूसरे के। तो अगर नॉर्थ की दिशा में अगर लाल रंग आएगा तो क्या हुआ, वाटर में फायर आ गई, तो इंबैलेंस हो गया। वाइस वर्सा करें, साउथ ईस्ट अग्नि की है, वहां पे अगर ब्लू या ब्लैक कलर आएगा जो कि वाटर एलिमेंट का है, आपने कोई फाउंटेन रख दिया, झरने की फोटो लगा दी, बीच की फोटो लगा दी, पानी आ गया, तो वहां इंबैलेंस हो गया। तो अपनी जगह पे अपने एलिमेंट रहे तो बैलेंस रहता है। तो अगर हम मतलब घर की बात करें तो राइट पोजीशनिंग अपने खुद की रूम की, गेस्ट रूम की, किचन की, ड्राइंग रूम की, अपने वार्डरोब की क्या होनी चाहिए? ये अलग अलग दिशाओं के हिसाब से है, एक एक करके चलते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहा है ना, वो एक पेन पेपर लेके बैठे, ठीक है, ताकि वो अपने नोट्स बना ले और बाद में उसको क्लैरिटी हो कि हाँ ये करना और ये नहीं करना। तो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले 3 दिशाएं बताता हूं। एक ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में फॉल करती है। दूसरी साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में फॉल करती है, SSW। और तीसरी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में फॉल करती है। ये 3 दिशाएं आप लिख लो, ESC, SSW, WNW, ठीक है। इन 3 दिशाओं में कोई भी एक्टिविटी जो कि पॉजिटिव है, अगर वो होगी तो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट एंजाइटी की डायरेक्शन है, गुस्से की डायरेक्शन है, चर्निंग की डायरेक्शन है। साउथ साउथ वेस्ट नुकसान की, डिस्पोजल की डायरेक्शन है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है वो डिप्रेशन की है। इन 3 दिशाओं में आप सो नहीं सकते, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप घर बना रहे हो, घरों के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं। कोई व्यक्ति 500 स्क्वायर फीट के घर में भी रह रहा है, कोई 1500 में भी रह रहा है, कोई 5000, कोई 10,000 में भी रह रहा है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो 500 स्क्वायर फीट के घर में रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो व्यक्ति वेस्ट में अपना बेडरूम बनाता है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा बेडरूम आपके वेस्ट के जोन में आएगा। तो वहां पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी फॉल करेगा, वहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट भी फॉल करेगा। तो सोना नहीं है का मतलब ये नहीं है कि बेडरूम नहीं हो सकता। सोना नहीं है का मतलब ये है कि उस पूरे बेडरूम में जो आपकी बॉडी, स्पेसिफिकली हेड से लेकर 50-60% ऑफ द बॉडी, वो आपकी वेस्ट में फॉल करे, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना फॉल करे, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। 3 दिशाएं आप अवॉइड कर दो, बाकी 16 में से जो दिशाएं हैं उनमें आप सो सकते हो, ठीक है। अब उनके अंदर भी क्या है, जैसे कुछ दिशाएं और आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले कौन कौन सी? एक नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। जो भी व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में सोता है ना, वो लाइफ में अकेला हो जाता है। वो अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि मैं राजा हूं, मेरे से ज्यादा किसी को नॉलेज ही नहीं है। ना वो अपने स्टाफ को कुछ समझता, ना वो अपने रिलेटिव्स को कुछ समझता, ना वो अपने क्लाइंट्स को कुछ समझता। वो कहता है कि भाई जो मैंने बोल दिया बस वो पत्थर की लकीर है, मेरे को ब्रह्म ज्ञान है। तो वो अकेला हो जाता है लाइफ में। नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो। नॉर्थ ईस्ट में बहुत लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति सोता है तो उसको लंग इश्यूज हो जाते हैं, उसके लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, लंग्स खराब हो जाते हैं। तो ये 2 दिशाएं आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। बाकी जितनी भी दिशाएं हैं सब में आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम बात करें रेंटल हाउसेस की, वहाँ पे काफ़ी लोग को ये नहीं पता कि उनका जो प्लेसमेंट है रूम्स की वो कहाँ पे है। अगर किसी का जो प्लेसमेंट है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट पर है जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो उसको वो कैसे ठीक कर सकता है? उसमें देखो 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका बेडरूम आपने बनाया साउथ वेस्ट में और बेड आ गया साउथ साउथ वेस्ट में, जो कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है, तो आपको नुकसान होगा। अब उसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक, मान लीजिए बेड आ रहा है आधा साउथ साउथ वेस्ट में, आधा साउथ वेस्ट में, तो आप अपने हेड की प्लेसमेंट ऐसे रखो, सर इधर ना रख के अगर आप इधर कर रहे हो और आपकी 50% ऑफ द बॉडी साउथ वेस्ट में आ रही है तो वो चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो बेड इस वॉल से अगर इस वॉल पे शिफ्ट पॉसिबल है वो चल जाएगा। लेकिन आप ऐसा रेमेडी नहीं कर सकते कि अगर कोई मुझे बोले कि जी मैं बेड नहीं बदल सकता, मैं हेड चेंज नहीं कर सकता, या हेड चेंज करने के बाद भी मेरा सर साउथ साउथ वेस्ट में फॉल कर रहा है, तो आपको फिर रूम चेंज करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करते हैं किचन की और ड्राइंग रूम की, तो वो कहाँ पे होना चाहिए? किचन की आइडियल डायरेक्शन जो है वो साउथ ईस्ट है, क्योंकि किचन क्या है, फायर। तो किचन अगर आप साउथ ईस्ट में बनाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो 3 दिशाएं आपको बताई, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे अवॉइड करना है। नॉर्थ ईस्ट में किचन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पे किचन होगी तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं हो सकती। आइडियल डायरेक्शन तो यही है। लेकिन अब मान लीजिए बन गई, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है,
बिना तोड़ फोड़ के वास्तु। हम वास्तु में तोड़ फोड़ नहीं कराते, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति वास्तु का नाम सुनता है ना, तो जो जानता नहीं है उसके दिमाग में एक ही बात आती है, भाई पूरा घर ही तोड़ के नया बनवा देंगे। तो हमारे कॉन्सेप्ट में तोड़ फोड़ का सिस्टम नहीं। अब किचन मान लो कहीं पर भी है, आइडियल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके अलावा कहीं पर भी है तो वो इजी रेमेडी से बैलेंस हो जाती है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आ गई, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, वहां पे किचन आएगी तो मेजर इश्यूज आएंगे हेल्थ में, मेजर इश्यूज, मतलब बंदा बेड रिडन हो जाएगा, मेजर इश्यूज आएंगे, रोज हेल्थ खराब होगी। उसका सिंपल सा उपाय क्या है, आपका जो गैस स्टोव है उसके साइज का ग्रीन कलर का कोई भी स्टोन या ग्रीन कलर की टाइल आप लो, चूल्हा हटाओ, पत्थर रखो, उसके ऊपर आप चूल्हा रख दो। अगर आपका जो गैस स्टोव है वो फ्लोर माउंटेड है, जो स्लैब माउंटेड है, तो चारों तरफ 4 इंची चौड़ी ग्रीन कलर की टेप लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। तो अभी आपने बात करी हेल्थ की, तो मुझे ये जानना है कि हेल्थ और जो मतलब काफ़ी जो वास्तु वाले होते हैं वो कहते हैं कि कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं अगर किसी के घर में प्लेसमेंट्स ठीक नहीं है। तो वास्तु और कैंसर का क्या लिंक है? बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, उसके बारे में सब बोलते हैं। और ये जो कैंसर वर्ड है ना, सभी लोग कैंसर इसलिए बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके घर में जैसे किचन हो या टॉयलेट हो, तो बेसिकली आपको कॉन्टिन्यूअस हेल्थ इश्यूज होंगे। ऐसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो लाइलाज है, जिनका कोई इलाज नहीं है। और ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है? कैंसर। तो इसलिए उन्होंने वर्ड पकड़ लिया, कैंसर। और हम अगर बात करें ड्राइंग रूम की, तो उनकी प्लेसमेंट्स एग्जैक्टली कहाँ पे होनी चाहिए? ड्राइंग रूम जो है वो क्या है, जहां पे आप लोगों से मिलते जुलते हो, है ना, आपकी बिजनेस मीटिंग्स भी होती हैं, सोशल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है आपका ड्राइंग रूम। रिश्तेदार में, समाज में, मतलब रिश्तेदारी और समाज को, क्योंकि जो भी कोई आपसे मिलने आएगा वो आपके घर में कहां पे मिलेगा आपसे? ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम आपका रिप्रेजेंट करता है आपकी सोशल कनेक्टिविटी को। आप अपने घर में जिस भी दिशा में ड्राइंग रूम बनाओगे, आपके सोशल सर्कल के साथ आपका जो इंटरेक्शन होगा वो उस जोन के हिसाब से होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपने ईस्ट में अपना ड्राइंग रूम बनाया, ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो है ही सोशल कनेक्टिविटी की, तो वहां पे आपकी सोशल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बहुत, रोज ही कोई ना कोई आपसे मिलने आता रहेगा, आप रोज एक नए इवेंट में जा रहे हो, आपको चीफ गेस्ट बना के बुला रहे हैं, रोज वो चलता रहेगा। मान लीजिए आपने नॉर्थ में अपना गेस्ट ड्राइंग रूम बनाया, नॉर्थ में बनाया ड्राइंग रूम, नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो अपॉर्चुनिटीज की है, क्या नया लाइफ में करें जिससे पैसा आए, ये बताती है नॉर्थ की डायरेक्शन। तो नॉर्थ में अगर आपका ड्राइंग रूम होगा, आप जिस भी व्यक्ति से मिलोगे, चाहे आप उसके घर जाके उससे मिलो, चाहे वो आपके घर पे आपके ड्राइंग रूम में आए, चाहे आप कहीं बाहर मिलो, आप उससे सिर्फ और सिर्फ व्यापार, ऑर्डर्स, क्लाइंट्स, क्या नया करें, पैसा कैसे आए, वो बातें होंगी। साउथ की जो डायरेक्शन होती है वो फेम को रिप्रेजेंट करती है, यश को रिप्रेजेंट करती है, रुतबा, ये साउथ देता है। अगर आपके घर में साउथ की डायरेक्शन में आपका ड्राइंग रूम है, आप अपने सोशल सर्कल में, अपने परिवार में एक्सट्रीम में फेमस हो जाओगे। अब मान लीजिए डिस्पोजल में आपका ड्राइंग रूम है, तो जैसे आप इतनी देर में तो आप भी समझ गए होंगे, डिस्पोजल में ड्राइंग रूम होगा तो क्या होगा? मतलब इट्स लाइक अ गार्बेज। सोशल कनेक्टिविटी जीरो, गार्बेज। जब आप वेस्ट में लोगों के साथ बैठोगे तो आप अपने प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज करना है और नया क्या करना है लाइफ में जिससे और ज्यादा पैसा आए, वो बातें करोगे। हैप्पी माहौल रहेगा। मोस्ट आइडियल डायरेक्शन पता है क्या है ड्राइंग रूम की? मोस्ट आइडियल डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में आपका ड्राइंग रूम है ना, लोग जो है ना, जो आपसे आपसे मतलब आपका सर्कल है, वो तड़पेंगे आपसे मिलने के लिए। उनको आपके घर पे आना इतना अच्छा लगेगा, कहेंगे यार बस मुझे तो है ना, मतलब इसी व्यक्ति के, रोज आपको फोन करें, भाई मिले, घर पे आ जाऊं तेरे, घर पे आ जाऊं तेरे। क्योंकि क्या होता है, जब एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में जाके किसी की जगह पे बैठता है ना, उसके दिमाग में जितने भी थॉट्स होते हैं, अननेसेसरी क्लटर्ड थॉट्स, एक तो वो चैनलाइज हो जाते हैं, दूसरा वहां पे ज्ञान की बातें होती हैं, वहां पे एक्सपेंशन की बातें होती हैं, ग्रोथ की बातें होती हैं, तो व्यक्ति को अच्छा लगता है जाना। तो जब आप किसी के घर जाते हो तो आप उनकी लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स कैसे पता कर सकते हो? उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। आपके आज की डेट में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, आपके मोबाइल फोन में कंपास होता है, एप्पल में, सैमसंग में इनबिल्ट है, आपको कोई ऐप भी नहीं डाउनलोड करनी,
नहीं है आपके फोन में तो आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जस्ट कंपास ऐप आप एक डाउनलोड कर लीजिए। उस कंपास ऐप की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहां पे है। बट देखो क्या होता है, वास्तु में ना प्रोफेशनल वर्किंग बहुत जरूरी है। ठीक है, जो लोग एवं कंपास लेके घूम के और ये बता रहे हैं ना आपके यहाँ पे ये गलत, यहाँ वो वास्तु है ही नहीं। वास्तु में बेसिकली क्या है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो है लेआउट प्लान, जो कि एक प्रॉपर आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया हुआ प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ एक लेआउट प्लान होना चाहिए। आपके पास सबसे पहले लेआउट प्लान आ गया। उस लेआउट प्लान के ऊपर आप 16 दिशाओं की मार्किंग्स करते हो। मार्किंग्स करने के लिए आपको नॉर्थ की डिग्री चाहिए। सबसे पहले आपने कंपास से देखा, मान लो इस तरफ नॉर्थ है, कंपास बता रहा है नॉर्थ 20 डिग्री इस तरफ है या 20 डिग्री इस तरफ है। हम मान लेते हैं 20 डिग्री इस तरफ है, हम इसको फाइनल नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, गूगल अर्थ की मदद से उस पर्टिकुलर साइट के कोऑर्डिनेट्स लेंगे और गूगल अर्थ प्रो करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वहां से उसकी एग्जैक्ट डिग्री निकलेगी। ठीक है, एग्जैक्ट डिग्री निकल गई, उसके बाद 16 दिशाओं की मार्किंग्स होंगी, फिर हमें पता चलेगा किसके घर में कहां पे क्या चीज है। और हम अगर बात करें ऑफिस की, तो वहाँ पे सबसे आइडियल लोकेशन क्या होनी चाहिए, केबिन्स की, क्यूबिकल्स की और डेस्क की? यहाँ पे ना एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस रोल प्ले करती है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु, और इसको हम बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक होता है जेनरिक वास्तु, कि भाई जो वास्तु के जनरल फॉर्मूलाज है ना, कि नॉर्थ में ये है, साउथ ईस्ट में किचन है, वेस्ट में बेडरूम है, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, ये जेनरिक वास्तु है। लेकिन हर चीज आपको सूट करेगी या नहीं करेगी, ये डिसाइड होता है जब आपकी जन्म पत्री एनालाइज होती है। हर व्यक्ति संसार में एक अलग डेस्टिनी लेके आया, एक अलग किस्मत लेके आया, और हर व्यक्ति की पत्री के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर दिशाएं उसको सूट करती हैं, कुछ पर्टिकुलर दिशाएं उसको सूट नहीं करती। जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति जब नॉर्थ में सोता है या बैठता है, उसको पैसा कमाने के नए नए अवसर आते हैं। बट अगर आपकी पत्री में नॉर्थ की डायरेक्शन नुकसान की है, तो नॉर्थ में बैठने से आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब दफ्तर की अगर हम बात करें, जो दफ्तर का मालिक है, जो मेन एमडी है, उसके लिए वास्तु में आइडियल जोन वेस्ट है। लेकिन यहां पे फिर वही आ जाता है, आपकी हॉरोस्कोप में सूट करना चाहिए, तो कंटेक्स्ट बदल जाता तो है। जैसा आपने बोला कि एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको ऑफिस में वेस्ट में बैठना चाहिए, वेस्ट मोस्ट आइडियल हाइपोथेटिकली। डायरेक्शन। हाँ, पर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कहाँ पे बैठना चाहिए? वो तो डिसाइड ही नहीं कर सकते ना, उनका तो कैबिन फिक्स है, उनका क्यूबिकल फिक्स है। तो अगर डेस्क है टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड और एक है टुवर्ड्स द साउथ एंड, तो उनको कहाँ पे बैठना चाहिए? अगर उनके पास ऑप्शन है कि भाई कैबिन लगे कहीं भी जाके बैठ जाओ, हम्म, तो वो क्या करें, ऑफिस के सेंटर में खड़े हो जाएं, कंपास देख लें, ऑफिस के सेंटर से कोशिश करके या तो वेस्ट में अपनी सिटिंग बनाएं या नॉर्थ में अपनी सिटिंग बनाएं। साउथ में अवेलेबल है तो भी साउथ में भी चलेगा। ये 3 दिशाएं उनके लिए टॉप की दिशाएं। पर ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ईस्ट बेकार है, मतलब ईस्ट मार्केटिंग की है ना, उनके लिए क्या है, उनके कनेक्शन वक्शन बनेंगे, उससे क्या होगा। नॉर्थ में अगर बैठेंगे तो उनको और नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वेस्ट में अगर बैठेंगे तो उनको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो जिसमें उनकी मान लो कमीशन हो सकती है, इंसेंटिव्स हो सकते हैं, और ज्यादा उनको गेन्स हो सकते हैं। साउथ में बैठने वाले को प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है। और जो मार्केटिंग टीम है उनको बैठना चाहिए ईस्ट में। मार्केटिंग की टीम ईस्ट में बैठे तो बहुत अच्छा तो बहुत अच्छे। ऑफिस में जितने भी टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं उन्हें कहाँ पे बैठना चाहिए? है। टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज के लिए तो जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वो वेस्ट की है। और आपको एक बात बताऊं, अगर आपने बोला है ना कि ऑफिस में टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, अगर आप उसकी प्लेसमेंट देखोगे ना, वो सही ही बैठा होगा, तभी वो टॉप परफॉर्मिंग है, नहीं तो परफॉर्म ही नहीं करता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठे, साउथ साउथ वेस्ट में बैठे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठे, परफॉर्म ही नहीं करेगा ऑफिस में। बात करें उन एम्प्लॉयज की जिनका मतलब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो इतना ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्या? स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए आप उनको नॉर्थ में शिफ्ट कर सकते हो, आप उनको साउथ साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर सकते हो। साउथ साउथ ईस्ट पावर कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है, तो अगर साउथ साउथ ईस्ट में बैठेंगे तो उनमें काम करने का कॉन्फिडेंस आएगा, इंप्रूव करेंगे अपने आप को। और जो लोग काफ़ी एग्रेसिव होते हैं काम में, जैसे मैं अपनी पर्सनली मेरी बात करूँ, सो आई एम वेरी एग्रेसिव एट वर्क, मुझे बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो मेरे लिए राइट प्लेसमेंट क्या रहेगा कि मेरे को जहाँ पे बैठना चाहिए? आपने एक बात बोली, आप में काम को करने का एग्रेशन है। काम को करने का जो एग्रेशन है, जो
ह्यूमन है ना, उसके प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजस, सत्व और तमस। जो रजस गुण है ना, वो ये देता है कि भाई काम करता रहे, बस तू 24 घंटे काम करता रहे, एक्शन में रखता है रजस आपको ना। तमस व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी बनाता है। तो आपको देख के भी मेरे को ये फील आ रही है कि आप में रजस गुण ज्यादा एक्टिव है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अपने घर में वेस्टर्न साइड में ही सोते हो गया, है ऐसा? राइट। क्योंकि क्या है, राजसिक गुण जो है ना, वो जैसे आपने बोला कि मेरे को काम करना है, हम्म। तो आप अपने ऑफिस में भी रजस में हो, आप अपने घर में भी रजस में हो। तो रजस की जो दिशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? आपकी साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट। यहां पे जो भी सोएगा या यहां जो भी बैठेगा उसके अंदर ये गुण आएंगे कि भाई काम करते रहो, बस काम करते रहो। सुबह भी आप 5 बजे उठ जाते होगे। 6 बजे उठ जाता हूँ मैं जिम के लिए। और मैं अगर बात करूँ उन लोगों की जो लाइफ में बहुत डीमोटिवेटेड है, जिन्हें काम की इच्छा ही नहीं है, तो उनके लिए क्या राइट मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं? वो इसके एग्जैक्ट अपोजिट, वो तमस में होंगे। वो या तो नॉर्थ ईस्ट में सो रहे होंगे या वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सो रहे होंगे, जो अपनी लाइफ को मस्ती में ही गुजार रहे हैं। तो उनमें तमस का गुण बहुत ज्यादा एक्टिव है। तमस एग्जैक्टली होता क्या है? पुरुष जो होता है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो नॉन इवॉल्विंग है। प्रकृति जो है वो अपने आप को बदलती रहती है। अब प्रकृति जो है उसके 3 गुण होते हैं, रजस, सत्व और तमस। रजस क्या है? इनिशिएशन। सत्व होता है फ्लो। तमस होता है स्टॉप, हॉल्ट। ठीक है, ये 3 गुण हैं। तो जो अब ये वास्तु में भी अप्लाई होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई मशीन है, फैक्ट्री की अगर हम बात करें, अगर कोई मशीन है जिसका काम बहुत स्पीड से चलना है, बहुत स्पीड से, एक के बाद एक, मतलब उस मशीन को देख के डर जाए बंदा, वो मशीन अगर आपने तमस में लगा दी, जो कि स्लो डाउन करता है चीजों को, तो वो मशीन चलेगी ही नहीं। वो आपको रजस में लगानी है। एक कई बार आपने देखा होगा फैक्ट्रीज के अंदर लाइन चलती है, बंदे बैठे हैं, चले जा रही है प्रोसेस ऑन गोइंग, ये सत्व का प्रोसेस है। और कई बार फैक्ट्रीज में क्या होता है, हमें स्टोरेज करनी होती है, या हमें मान लीजिए हमने एक प्रोसेस करके उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ना है, उसके बाद उसको रीप्रोसेस करेंगे। ये तमस के सारे प्रोसेस हैं। तो ये तमस की दिशाओं में, साउथ ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में, वहां पे हम लोग प्लान करते हैं। लोगों की अगर बात करें तो कोई व्यक्ति अगर रजस में सोएगा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, ईस्टर्न साइड में तमस की दिशाओं में सोएगा थोड़ा सा लथार्जिक हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। और मैं अगर उन लोगों की बात करूँ जो लाइफ में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका मोटिवेशन लेवल थोड़ा हाई हो जाए? वो तमस में सो रहे हैं, तमस का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? उनको थोड़ा सा स्पाइसी फूड अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा उनको खानी चाहिए, मीठा बंद करना चाहिए उनको, तो उनका एक्टिव हो जाएगा। मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे रजस मीन्स लाइफ, थमस मीन्स डेथ। तो अगर हमारे कंट्रोल में लाइफ नहीं है, डेथ नहीं है, तो जो बीच की जर्नी है, क्या वो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं? लाइफ और डेथ इज नॉट कंट्रोलेबल। बीच की जितनी भी जर्नी है वो कंट्रोलेबल है। कंप्लीटली कंट्रोलेबल, कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा कंट्रोलेबल है, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक है, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। बाकी का गूगल आप कर लेना। कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर, यही है ना इसका मतलब। ये गलत मतलब है। कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर। एक व्यक्ति को मैं बोलूं कि कल से मेरे पास जॉब पे आ जा, काम करता रहे, सैलरी की इच्छा मत कर, सैलरी की चिंता मत कर, क्या वो मेरे पास काम करेगा? नहीं करेगा। कोई व्यक्ति मुझे बोले तू आगे वास्तु कर दे, फीस की तू इच्छा मत कर, या फीस की तू चिंता मत कर, फीस डिस्कस ही मत कर, तो मैं काम करूंगा? नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करेगा ना। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करना तेरा अधिकार है, मैं तेरे को कर्म करने की अथॉरिटी दे रहा हूं, देखो जो कर्म करना है कर। बंदूक उठा, शूट कर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बना, गोल्ड मेडल लेके आ देश के लिए, या बंदूक उठा के टेररिस्ट बन जा, लोगों को मार। तेरे ऊपर है। कर्म करने से तेरे को कोई नहीं रोक सकता, और मेरा कर्म पे कोई कंट्रोल नहीं है। कर्म पे पूरा कंट्रोल मैंने तेरे को दे दिया, लेकिन जो तू कर्म करेगा उसका फल तेरे को क्या मिलेगा, वो मतलब ये 0.1% भी तेरे कंट्रोल में नहीं है। उसके लिए मैं बैठा हूं। तू किसी की रोटी छीन के खा, उसके बाद तू देख मैं तेरे को कितने जन्मों तक भूखा रखता हूं। या तू किसी एक आदमी को रोटी खिला, उसके बाद तू अपने देख कितने जन्मों की चिंता तेरी मैं खत्म करता हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं भाई कर्म करना ही तुम्हारे कंट्रोल में है। तो बीच की जो जर्नी है ना, वो आपके हाथ में है। लेकिन यहां पे क्या है, लाइफ और डेथ कंट्रोल में नहीं है।
बट अगर हम बीच की बात करें तो रजस भी कंट्रोलेबल है, सत्व भी कंट्रोलेबल है, तमस भी कंट्रोलेबल है। आपको कब क्या स्टार्ट करना है ये आपके कंट्रोल में है, उसको आप एंड तक कंप्लीट करो बिना फोकस को डाइवर्ट किए, वो भी आपके कंट्रोल में है। जब वो कंप्लीट हो जाए एक ब्रेक ले लो 2 दिन का, वो भी आपके कंट्रोल में है। तो ये जो आप कह रहे हो वो पूरा जर्नी का है, पूरी मतलब पार्ट ऑफ जर्नी। द जर्नी। अभिषेक जी, क्या आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता बट आई नो न्यूमरोलॉजी। तो आपके हिसाब से 2025 में ऐसी क्या क्या घटनाएं हैं जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो सकती हैं? जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि मतलब काफ़ी रोड के मतलब एक्सीडेंट्स होंगे, हनुमान चालीसा बहुत सुनना चाहिए, इस साल मतलब बहुत ज़्यादा भूकंप भी बहुत ज़्यादा मतलब आएंगे, तो इनमें कितनी सच्चाई है? मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताऊं, जो अच्छी चीज होती है ना उसको चलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो बुरी चीज होती है ना वो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए YouTube पे और Instagram पे जो मार्केटिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव की जाती है रील्स को प्रमोट करने के चक्कर में, और उसी के चलते लोग ये बोल रहे हैं कि 2025 का साल है, इसमें एक्सीडेंट्स होंगे, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बकवास चीजें हैं एक नंबर की। ठीक है, आप थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, देखो हर साल का एक इंपैक्ट होता है, लेकिन उसको हम नेगेटिव क्यों लेके जाएं। जैसे हमारे देश में क्या सिस्टम है, मतलब बेसिकली थोड़ा सा ना, जैसे अगर आप सब कॉन्शियस को पढ़ोगे ना तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जो नेगेटिव चीजें हैं या जो चीज आपको करने के लिए ना कहा जाए वो आप जरूर करोगे। जैसे मैं आपको एक डायलॉग बोलता हूं कि आपने ना ताजमहल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है, बिल्कुल मत सोचना ताजमहल के बारे में। ताजमहल आया आपके दिमाग में? आया ना। हम ये बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना, हम ये क्यों नहीं कह रहे कि कुतुब मीनार के बारे में सोच, हम ये क्यों कह रहे हैं कि ताजमहल के बारे में मत सोच। तो हमें वो करना चाहिए कि भाई ये करना है। अब जैसे 2025 की बात करें, ठीक है, मंगल का साल है, 2025 का टोटल 9 आता है। 9 नंबर मार्स को रिप्रेजेंट करता है। मंगल क्या है? एक्शन। एक तो इस साल में आप कुछ भी कर रहे हो, आपको अपने एक्शंस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, इस ईयर में क्या होगा, आप कोई भी एक्शन करने से पहले सोचोगे नहीं, क्योंकि ये एक्शन का ईयर है, आप तुरंत कर दोगे। जैसे मान लो आपको कोई भी किसी को मान लो कोई उधार मांगने आ गया, आपसे पेमेंट उधार मांगने आ गया, आप सोचोगे नहीं चल ले जा यार ले जा, वो नहीं करना। आपको अपने एक्शंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों की तरफ चैनलाइज करना है। जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा आपको गेन्स मिलेंगे, अपने आप को जितना ज्यादा एक्शन में रखोगे उतने आपको गेन्स मिलेंगे। दैट्स इट। एनर्जेटिक ईयर है बहुत ज्यादा। तो ये जो साल है वो नंबर 9 है, हनुमान जी से लिंक्ड है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो हम लोग कर सकते हैं जिनसे हमारा ये साल अच्छा जाए? हनुमान जी जो हैं वो बेसिकली आपको बल, बुद्धि और पावर के देवता हैं। तो कोई भी काम आप करोगे, आप बजरंगबली का नाम लेके करो, आपका काम बहुत ज्यादा स्पीड से होगा। अटके हुए कोई भी अगर आपके काम है ना, आप उन पे लग सकते हो, मैं ये बोल सकता हूँ। क्योंकि बजरंगबली बेसिकली क्या है, देखो हमने बजरंगबली को देखा नहीं है, हमने किसी भी भगवान को देखा नहीं है ना। हजारों साल पहले भगवान जी जो थे वो सारे थे, आज भी हैं, बट हमने देखा नहीं है उनको। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर देवी देवता की एक इमेज है, और मैं उस इमेज को नाम देता हूं प्रोग्रामिंग। हमारे दिमाग में हर देवी देवता की ना एक प्रोग्रामिंग है। बजरंगबली की क्या प्रोग्रामिंग है दिमाग में सबके, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो बजरंगबली जी गए, पूरा पहाड़ उठा के ले आए, है ना। सबने आस छोड़ दी थी, वैद्य जी ने बोल दिया कि भाई वो तो इतनी पॉसिबल ही नहीं है, 4 घंटे का टाइम है, 4 घंटे में बुटी नहीं मिली तो खत्म हो जाएगा सिस्टम। बजरंगबली बोले 4 घंटे ना, 4 घंटे में तो मैं 4 बार ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले आता हूं। जाके ले आए, जब सबने आस छोड़ दी। फिर लास्ट में जब अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी को बंदी बना लिया, सारे में ढूंढ मच गई, राम जी लक्ष्मण जी कहीं मिले ही नहीं। तो विभीषण ने बताया कि भाई अहिरावण लेके क्या होगा। बजरंगबली जी ने क्या किया, पंचमुखी हनुमान जी का नाम लेके उनको उनकी कैद से छुड़ा लाए। तो बजरंगबली जी बेसिकली क्या है, आपके कोई भी काम हो, अटके हुए कोई भी काम हो, आप बजरंगबली जी का नाम लो और वो हो जाएंगे। संकट मोचन हनुमान,
नाम भी उनका वही है। तो इस साल में आपके जो भी कोई पुरानी पेमेंटें फंसी हुई हैं, कोई ऐसे काम जिनमें अड़चन थी, आपने आस छोड़ दी, आप वो स्टार्ट कर लो, वो होने के चांसेस हैं, वो हो जाएंगे। और जो लोग नया काम स्टार्ट करने चाह रहे हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? बढ़िया, एकदम फोकस पूरा अपना लिस्ट बनाओ, टास्क लिस्ट बनाओ पूरी, क्योंकि ये टास्क टिक 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 है ना मंगल। पूरी टास्क लिस्ट बनाओ, पूरा स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान करके काम करो आप अपना, बहुत और अच्छा रहेगा। कुछ और ऐसी चीजें हैं जो 2025 में हो सकती हैं? नेगेटिव काम करने से बचो। कोई भी आप काम करो, पहले देख लो कि भाई कुछ गलत ना हो, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी। फोरकास्ट जो आपने मतलब किया हो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि ये चीजें तो होनी ही है। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फोरकास्ट होता नहीं है। न्यूमरोलॉजी जस्ट आपके नेचर के बारे में बताती है ना। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो आप मेरे को? 7 Feb 1995। 7 फेब जैसे आपने बताया, तो 7 नंबर जो है ना वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु होता है डिटैचमेंट। तो जो 7 नंबर वाले लोग होते हैं ना, उनका नेचर कैसा है, एक चीज को पकड़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और उसको छोड़ देंगे। डिटैचमेंट का नेचर है उनका। वो एक चीज से ना अटकते नहीं है, स्टक नहीं होते। मतलब डिप्रेशन नहीं होता ऐसे लोगों को, अगर मैं जनरल बात करूं तो, क्योंकि उनकी डिटैचमेंट नेचर बहुत है। बट एक टाइम पे प्रॉब्लम पता है क्या आती है? जैसे मान लो आपने कोई काम शुरू किया, आप उसको एक बड़े लेवल पर ले गए, आप बोर हो जाओगे, आप हो यार हो गया ना, अब मैं कुछ और करूंगा। तो उनके लिए मैं एडवाइस क्या देता हूं, आप कोई भी काम करो, उसको एक शिखर तक पहुंचा के कंपनी बेच दो, नया करो, क्योंकि आप बने हो स्टार्टअप के लिए। 7 नंबर वाले जो लोग हैं ना, वो बने हैं नए नए स्टार्टअप्स के लिए। तो जितना ज्यादा आप नया नया स्टार्टअप करके बड़ा करके बेचते रहोगे, लाइफ स्मूथ चलती रहेगी। बड़ा करके छोड़ दोगे तो फिर डाउन पे आ जाएगा, तो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। नहीं, इसमें काफ़ी सच्चाई है। जैसे मैं नंबर 7 हूँ और मेरा खुद का बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है, पर मैं खुद एक मतलब स्टार्टअप कर रहा हूँ फैमिली मुसलमान के बिजनेस में नाम नहीं से। जाओगे आप? नहीं, वो फैमिली बिजनेस का भी पार्ट हूँ, पर उसके अंडर मैं एक मतलब स्टार्टअप कर रहा हूँ। जैसे आपने नंबर 7 का बताया है, वैसे आप मुझे बाकी नंबर्स का क्रक्स बता सकते हैं? एक नंबर वाला जो व्यक्ति है, मतलब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/10/19 है, उस व्यक्ति को पहली बात कभी भी नौकरी नहीं करनी। उसको हमेशा अपना ही कुछ करना है और उसको डरना नहीं है। अपने पिता का आशीर्वाद लेके कोई भी काम करेगा ना वो व्यक्ति, 1 नंबर वाला, उसको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी। फादर से ट्यूनिंग बहुत अच्छी बना के रखें, नौकरी ना करें, अपना ही कुछ करें, स्टार्टअप पे ध्यान दें, बिजनेस पे बेसिकली ध्यान दें। कमांड अथॉरिटी इनकी बहुत अच्छी है। लोगों को थोड़ा सा इनके अंदर ईगो दिख सकती है, मतलब लोगों को लग सकता है कि थोड़ा ईगोइस्टिक है, घमंडी है, उनका नेचर वैसा हो जाता है। तो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करें। और जब भी किसी व्यक्ति से बात करें ना, तो एक तो बोलचाल की भाषा में अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज ना करें। दूसरा, राजा महाराजाओं की तरह बात करें, आप करके बात करें, तू करके बात ना करें। इनको लाइफ में नेक्स्ट लेवल ग्रोथ मिलेगी 1 नंबर वालों को। 2 नंबर वाले जो हैं, 2 नंबर वाले लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनको मेरी एक एडवाइस ये रहती है कि बातों को ज्यादा दिल पे ना लगाएं। थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकलिटी अगर ऐड करेंगे तो लाइफ इनके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्योंकि 2 वाले ना, मतलब आंखों में आंसू लेके घूमते हैं। उनको हल्का सा भी कुछ पिंच हो जाए ना, तो उनकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको दबा दोगे या कुछ भी कर दोगे। और थोड़ा सा ना इनमें, मतलब इनके साथ कुछ कोई छेड़ देना, बदला लेने की भावना आ जाती है कि मैं बताऊंगा उसको जब समय आएगा। वो नहीं आनी, मतलब वो नहीं करना कि भाई, एक तो लेट गो, दूसरा प्रैक्टिकलिटी, ज्यादा दिल से नहीं लगाना चीजों को, तो इनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ हो सके। तो नंबर 2 से मेरे को एक ही सेलिब्रिटी है जो मेरे माइंड में आ रहा है, वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान हाँ जी, वो भी नंबर नंबर 2। 2 है। हाँ जी। हाँ, तो इनको भी ना, मतलब जैसे प्रैक्टिकल है लाइफ में, अगर प्रैक्टिकल होंगे तो वो लाइफ में सक्सेस मिलेगी। जैसे शाहरुख खान है, बहुत इमोशनल है। अगर आप शाहरुख खान को नॉर्मली देखोगे ना, क्यों उसको किंग खान बोलते हैं? क्योंकि वो भाई साहब 2 नंबर वाला सेंसिटिव है। आप कभी भी शाहरुख खान के ना वीडियोस देखोगे ना, जो इंटरव्यू वीडियोस होते हैं, उनकी एक क्वालिटी पता है क्या फेमस है? वो जो सबसे छोटे लेवल का भी एक्टर है ना, उसको आगे लाके खड़ा करते हैं कि तू आगे खड़ा हो। ये उनका इमोशनल कंटेंट ना, ये उनकी सेंसिटिविटी बताती है लोगों के प्रति। अब अगर मान लो शाहरुख खान का नंबर 1 होता ना,
तो शाहरुख खान बीच में ऐसे खड़े होते और पीछे खड़े होते, सारे पीछे जाके खड़े हो जाओ, हम दिखेंगे। बट क्योंकि 2 नंबर है तो पीछे भाई तू भी आ गया, तू भी इक्वल पार्ट है। ये उनकी सेंसिटिविटी नेचर है थोड़ा सा उनका ना। अब 3 नंबर की अगर हम बात करें, 3 नंबर प्लैनेट जुपिटर का है, 3 नंबर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर वाले लोग कोई भी छोटा काम नहीं कर सकते, कोई भी काम करेंगे बड़ा करेंगे। आप उनको बोलो यार ये काम कर ले, इसमें 5,000 रुपए बचेंगे, नहीं करेगा वो। आप बताओ ये काम में 50 लाख बचते हैं, डन भाई हम करेंगे। छोटा छोटी बात करेंगे ही नहीं, जो भी करेंगे बड़ा करेंगे। 3 नंबर वाला व्यक्ति अगर मजाक में भी अगर किसी को कोई एडवाइस दे देगा ना, तो वो उसको सूट कर जाएगी और उस एडवाइस को लेके वो व्यक्ति ग्रो कर जाएगा। बट इनके लिए भी एक एडवाइस है कि हर जगह पे एडवाइस नहीं देनी। मतलब लोग ना इनको बाबा का नाम दे देते हैं कि भाई ये ज्ञानी बाबा है। अब 3 नंबर वाला फिर बाद में पता है क्या, मतलब जो मैंने देखा उसको प्रॉब्लम क्या होती है, वो बार बार एक ही बात रिपीट करेंगे, यार मैं जिसको जो बोलता हूं ना, मेरी एडवाइस को फॉलो करके लोग राजा बन गए, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि वो एडवाइस ही दे रहे हैं, एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना उस पर। तो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज पेपर पे लिखो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, है ना, अपने आप को एडवाइस दो, खुद भी ग्रो करोगे लाइफ में। 4 नंबर राहु, बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है इस नंबर के बारे में कि 4 नंबर वाले जिंदगी बर्बाद होती है उनकी। बट 4 नंबर जो है ना, इसको मैंने नाम दे रखा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। 4 नंबर वाला कोई भी काम करेगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि मान लो एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर फील्ड में है, उसमें 4 नंबर वाले ने एंटर किया और वो भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया। नहीं, वो सिस्टम ही चेंज कर देगा इंडस्ट्री का। उस मतलब पूरी इंडस्ट्री एक तरफ, जब वो घुसेगा ना, तो वो ऐसा कर देगा कि पूरी इंडस्ट्री फिर उसके पीछे चल रही है। वो रेवोल्यूशन ही लेके आता है सीधा कि भाई अब ऐसे करना है, बस यही होगा बस। 4 नंबर के एक मोस्ट फेमस पर्सनालिटी का नाम बताता हूं आपको, बैरक ओबामा, यूएस के मोस्ट लव्ड प्रेसिडेंट, बीइंग अ ब्लैक गाय in the white community and being the president of United States, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में जो रेवोल्यूशन वो लेके आए, मतलब सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन, कास्ट सिस्टम, सब चेंज कर दिया उन्होंने। और मोस्ट लव्ड प्रेसिडेंट जो रहे हैं अब तक यूएस के, दैट इज बैरक ओबामा, क्योंकि वो बंदा सब कुछ ही चेंज कर देगा, सिस्टम ही चेंज कर देगा। ट्रू ट्रू। तो दिस इज नंबर 4। नंबर 5 की अगर हम बात करें ना, 5 नंबर वाले एक्सेस फन लविंग होते हैं, एक्सेस फन लविंग। दूसरा, क्योंकि ये बुध का नंबर है, तो बुध जो है ना, वो स्विच करना बहुत अच्छा जानता है। कभी सीरियस है, एकदम से जॉली मूड में आ गया, एकदम से गुस्से में आ गया। अगेन मान लो किसी पे भयंकर गुस्सा कर रहा है, आप जाके उससे बात करोगे डरते डरते, आपको ऐसे वो बात करेंगे जैसे उनको वो गुस्सा कर ही नहीं रहे। एकदम स्विच करते हैं, जॉली नेचर के होते हैं बहुत ज्यादा। मतलब जैसे एक छोटा सा बच्चा है ना, खेलता खिलखिलाता, वो 5 नंबर है, बुध है। एक बहुत फेमस पर्सनालिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बच्चों के फेवरेट थे, चाचा नेहरू बोलते थे उनको, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो भी 5 नंबर के, उनकी भी ऐसी पर्सनालिटी थी, हंसते खिलखिलाते खेलते। नंबर 6 जो है ना, 6 नंबर, ये एक बहुत ही तगड़ा मैजिकल नंबर है। मैं इसको मैजिकल नंबर बोलता हूं। मैजिकल नंबर कैसे बोलता हूं, 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट वीनस को। कोई भी चीज जो लग्जूरियस है, जो इंपॉर्टेंट है, महंगी है, ठीक है, बेस्ट है अपनी फील्ड में, वो वीनस है। कोई भी ऐसी चीज जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो भी वीनस है। मतलब वीनस एक ऐसी चीज है कि आपकी नजर को ग्रैब कर लेगा, आप नजर हटा ही नहीं पाओगे उस पे से, ये वीनस है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, फीमेल्स जो होती है ना, वो वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारी जो हम स्पाउस है, स्पेशली वाइफ, वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है। आदमी क्या है, एक्शन के लिए बने हैं, ये मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो है मार्स, मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं 6 नंबर को मैजिकल इसलिए बोलता हूं, आप फर्ज करो एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी होंडा सिटी, ठीक है, उसके बगल में एक मर्सिडीज खड़ी है, तो कौन वीनस है दोनों में से, मर्सिडीज।
को हम वीनस मानेंगे क्योंकि मर्सिडीज ज्यादा अट्रैक्ट करेगी लोगों को। अब जिस व्यक्ति ने होंडा सिटी खरीदी थी उसने क्या किया, उसको मॉडिफाई करा लिया, उसमें एग्जॉस्ट वेग्जॉस्ट लगवा दिया, मैट फिनिश की फिल्मिंग करा ली, उसमें ऐसा बना दिया कि अब वो मर्सिडीज से भी जबरदस्त लग रही है देखने में। तो अब वीनस कौन है, अब उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वीनस बेसिकली मैजिकल प्लैनेट कैसे है, आप किसी भी चीज को वीनस में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये वाइस वर्सा है। जो लोग 6 नंबर के हैं ना, जब आप उनके सामने जाते हो ना, आप उनसे इतना इन्फ्लुएंस होते हो, इतना इन्फ्लुएंस होते हो, उनको देख के आप मोहित हो जाते हो। आपको लगता है कि यार मतलब ये बंदा ना अपने जैसा ही है, ये मतलब हमें इसके जैसा होना है, हमें इसके जैसा होना है, ऐसी फीलिंग आ जाती है। जैसे अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, माधुरी दीक्षित 6 नंबर है, ठीक है। आज भी इंडस्ट्री में माधुरी दीक्षित का कोई मुकाबला नहीं है ना। ड्रेसिंग सेंस आपको उनका हमेशा तगड़ा मिलेगा। अब 6 नंबर वाले को प्रॉब्लम पता है कब आएगी, जब वो सो के उठ के नहा नहीं रहा, जब वो डर्टी बन के घूम रहा है, कपड़े ढंग से नहीं पहन रहा, अपना मेकओवर ठीक से नहीं रख रहा, तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। 6 नंबर वाला प्रॉब्लम दे देता है। मतलब 6 नंबर के लोगों को तब प्रॉब्लम आ जाती है जब वो अपने आप को ठीक से मेंटेन नहीं करते, तो उस केस में उनका शुक्र वीक हो जाता है। 7 नंबर आपको मैंने बताया, जैसे आपकी जो पर्सनालिटीज थी, डिटैचमेंट, ठीक है, वो 7 नंबर है। 8 नंबर की अगर हम बात करें तो 8 नंबर होता है शनि का। शनि होता है फोकस। सब हट गए हैं, सब प्रॉपर दूसरी लेन में जाके ऑर्गेनाइज हो गया है सिस्टम, कोई रोड पे जाम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 8 नंबर वाला व्यक्ति ना हमेशा चीजों को प्लान करके चलता है कि भाई आज से 1 साल बाद ये होगा। अगर वो प्लान नहीं करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो प्लानिंग जो है ना वो होती है। दूसरा, 8 नंबर वालों के साथ ना चीजें अपने आप घटित हो जाती है। मतलब अगर वो जस्ट सोचते हैं कि यार ऐसा हो, वो चीजें उनके साथ अपने आप हो जाती है। उनको बंदे मिल जाते हैं काम करने के लिए, उनको सपोर्ट मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये 8 नंबर वालों की ब्लेसिंग है। तो मतलब उनका जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो काफी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। 8 नंबर वाले का लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है। 8 नंबर वाले व्यक्ति को आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, उससे कभी पंगा मत लो, उसको भी उल्टा सीधा मत बोलो, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करेगा और आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा। ये 8 नंबर है, ठीक है। क्योंकि शनिदेव का नंबर है, वो अपने आप ही संभाल लेते हैं 8 नंबर वाले को ना, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी 8 नंबर हूं, तो मेरा भी वही नेचर है। ये तो बहुत ही स्कैरी है। दूसरा, मैं जस्ट सोचता हूं, काम हो जाते हैं और बाकी प्लानिंग करके चलते हैं। कोई कुछ मुझे कहता भी है तो मैंने कहा यार मेरे से ही बात कर लेना डायरेक्ट, यार क्या हो गया। और जो नंबर 8 है वो भी सिंबल है ऑफ इन्फिनिटी। 8 नंबर वालों का कोई भी ना टारगेट नहीं है। जैसे मान लो मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे लाइफ में ये करना है, मेरे को ये होता है यार ये चाहिए, जब वो हो जाता है ना अब ये चाहिए। मतलब मेरा कोई फिक्स टारगेट नहीं है। ये हो गया ना, जैसे अब ये काम कर लिया, इतने पैसे आ गए, तो मैं को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील नहीं करता। जो नंबर 9 है वो रिप्रेजेंट करता है मंगल को, और मंगल होता है एक्शन और एग्रेशन। मैं 9 नंबर को आगे बोलने से पहले ना आपको एक बंदे का नाम लेता हूं, विच इज प्योर नंबर 9, ब्रूस ली। ब्रूस ली से तगड़ा फाइटर आज तक कोई हुआ है? कोई नहीं हुआ। 9 नंबर वाले जो है ना, ये एक तो पेशेंस लेवल 0, शांति 0, काम करना है तो अभी करना है, अभी चल, अभी कर, और गुस्सा इनकी नाक पे बैठा रहता है। मतलब आप 9 नंबर वाले से शांति एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पेशेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उनको यही रिकमेंड किया जाता है कि अच्छा, ये क्या इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो कोई काम कर रहे हैं, किसी ने कोई दूसरा काम बोल दिया ना, तो ये उसमें लग जाते हैं। तो इनको ये बोला जाता है कि भाई जब सुबह सो के उठो ना, या एक रात पहले सोने से पहले पेपर पे ना अपने नेक्स्ट डे को पूरा प्लान कर लो, अपनी टास्क लिस्ट बना लो कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, तो तुम्हारा दिन बढ़िया जाएगा। नहीं तो तुम भटकते रहोगे, तुम्हें कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। दूसरा, इनको मैं रिकमेंड करता हूं 9 नंबर वालों को कि जिम जरूर जाना है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, उनको थोड़ा सा चैनलाइज स्लो डाउन करने के लिए जिम करना है। 9 नंबर की पर्सनालिटी के लिए बेसिकली सलमान भाई सारे डरते भी है, इंडस्ट्री के किंग है, राजा हैं,
और गुस्से वाले बहुत हैं। हमने 3 टॉपिक किए कवर, वास्तु के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में और न्यूमरोलॉजी के बारे में, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली एंड आई एम श्योर कि ये जब पॉडकास्ट लाइव होएगा तो काफ़ी लोग प्यार देंगे।